तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। देखो 9th का अगर दो चैप्टर परमाणु और अणु और परमाणु संरचना, यदि दो चैप्टर तुम अच्छे से पढ़े हो तो इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बट अगर नहीं पढ़े हो तो फिर थोड़ा सा समस्या होगा, और वो समस्या तुमको ना हो इसलिए हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से पहले, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से पहले, हालांकि उसी का भाग बोल सकते हैं, है ना, कुछ बातें ऐसी है जो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। उन सारी बातों को यहाँ पर हम लोग देखने वाले। क्या देखने वाले, जरा एक बार आओ बात करते हैं। बेसिकली हमको कुछ कुछ बातें जानना पड़ेगा। संयोजकता क्या होता है और संयोजकता के आधार पर सूत्र हम लोग कैसे, रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो ये बात। दूसरी बात है, अगर कोई कंपाउंड हमारे सामने लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है CO, CO2, MgO, ZnO, CaO, CuO, K2O, तो इसका हम लोग नामकरण कैसे करते हैं। ये दो मुख्य बातें हैं जो इस चैप्टर को हम शुरू करने से पहले डिस्कस करना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो आओ जरा शुरू करें। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ बनने वाले जो यौगिक है उसको हमने रखा है, एक एक करके देखेंगे कि इन यौगिकों का नाम जो है ना हम किस आधार पर रखते हैं। और नामकरण के लिए तुमको जाहिर सी बात है, तुमको तत्वों का संकेत पता होना चाहिए। ये जितने भी तत्व है इन संकेत पता होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ आयनों को भी तुमको याद रखना पड़ेगा। अगर तुम एक ही बार में ये सारा याद कर लो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ संयोजकता भी है और संकेत भी है। बट संकेत और संयोजकता दोनों तुमको याद रखना पड़ेगा। पहला तत्व है हमारे पास, इसके बारे में डिस्कस करो, CO और CO2। देखो ऑक्सीजन किसी भी धातु के साथ जुड़ता है ना, हम धातु की ही बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन किसी भी धातु के साथ जुड़ता है ना तो अंत में तो ऑक्साइड लगेगा। ये अंत में क्या लगेगा, हमारा ऑक्साइड लगेगा। और उसके ठीक पहले हम बोलेंगे धातु या अधातु जो भी है उसका नाम। तो ये हमने कहा बाबू कि ये हमारा या तो धातु हो या फिर अधातु हो, उसका नाम यहां पर हम लोग रखेंगे। समझो बात को। हालांकि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, किसी और प्रॉपर वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, 9th में देखे, हमने अच्छे से देखा है उस बात को, है ना, कि नामकरण का आधार क्या होता है। बट यहाँ पर समझो, तो धातु होगा, धातु या अधातु का जो साधारण नाम लिखेंगे, देन ऑक्साइड लिखेंगे। ठीक है, अब यदि ऑक्सीजन एक हो तो इसके लिए हम लोग मोनो ऑक्साइड लिखेंगे। ऑक्सीजन दो हो तो, ऑक्सीजन सपोज एक है, ऑक्सीजन दो है तो इसके लिए डाइऑक्साइड लिखेंगे। ऑक्सीजन यदि तीन हो तो इसके लिए ट्राई ऑक्साइड लिखते हैं। लेकिन कहां लिखेंगे, जब एक ही प्रकार का दो प्रकार का पदार्थ है, और दोनों जो है ना अलग अलग रेशियो में मिलकर दो से अधिक यौगिक बना है। जिसे समझना जरा, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन से ये बना है CO, और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन से ही बना है CO2। तो यहाँ पर दो यौगिकों का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, लेकिन परमाणु तो एक ही है। जब इस तरह से बात यहाँ पर आता है तो फिर हम मोनो, डाई और ट्राई का उपयोग करते हैं। अदरवाइज जनरली ऑक्साइड लगाकर काम चला देते हैं। तो आओ जरा देखें नामकरण। हमने कहा सबसे पहले इस कार्बन का नाम लिखेंगे, C है, C4 क्या होता है हमारा, कार्बन। ठीक है, अब चूंकि दो यौगिक बन रहा है ना, इसलिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन के लिए मोनो लगाना पड़ेगा हमको। ये हो गया मोनो ऑक्साइड, ये हो गया तुम्हारा मोनो ऑक्साइड, ये हो गया तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको मिटा दे, चलो बहुत बढ़िया। देन है दूसरा यौगिक हमारा CO2। तो C होता है कार्बन, ठीक है, और देन O2 को हम O2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई लगाएंगे, देन ऑक्साइड, तो डाई ऑक्साइड। ठीक है, अब मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग तो करता है बट एक ही यौगिक बनाता है, MgO। ठीक है, तो इस स्थिति में साधारण नाम इसका लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जैसे ZnO भी ऑक्सीजन के साथ एक ही यौगिक बनाता है, तो इसको लिखेंगे ZN का होता है जिंक। अब ये नाम तुम यहां से देख सकते हो, अगर तुमको कुछ कुछ नाम होगा, कुछ कुछ नहीं भी हो सकता, बट ZN नहीं है इसमें। तो ZN का होता है, इसलिए बोले ना कि 1 से 30 तक जितने भी तत्वों के संकेत है उसको तुमको याद रखने की जरूरत है अभी के लिए। ZN मतलब जिंक और O का होगा ऑक्साइड। यहाँ पर मोनो ऑक्साइड लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि हमने कहा मोनो ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड वहीं पर लगाते हैं जहां पर दो तत्वों के परमाणु मिलकर के, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु मिलकर के एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के समान परमाणु एक से अधिक यौगिक का निर्माण करता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पर मोनो और डाई लगाना जरूरी था। जैसे कैल्शियम एक ही यौगिक का निर्माण करता है ऑक्सीजन से मिलकर के, सिंपल होगा C से कैल्शियम और O से ऑक्साइड। यहाँ पर मोनो नहीं लगाएंगे,
ठीक है। इसी तरह से Cu से कॉपर और O से हो जाएगा हमारा ऑक्साइड। मतलब अंत में रहे तो क्या लग जाएगा, ऑक्साइड। बाकी धातु या धातु जो भी है उसका नाम लिखेंगे। के किसका होता है नाम, पोटासियम का। के से पोटासियम और O से हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है। Al से क्या होता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और ऐसे तो यहाँ पर O3 है, इस हिसाब से हमको ट्राई ऑक्साइड लगाना चाहिए, लेकिन चूंकि एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर के एक ही यौगिक का निर्माण करता है Al2O3, इसलिए इसका भी सिंपल नाम एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। ठीक है। देन ये Fe2O3 है, तो इसको लिखेंगे आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। Fe आयरन, O3 O होगा ऑक्सीजन। Na2O है, Na से होता है सोडियम और O से होता है हमारा ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारे सामने ऑक्सीजन से संयोग होकर ऑक्सीजन अगर उस किसी भी यौगिक में है और उसका नामकरण लिखना है तो कैसे कर सकते हैं, ये हमने बात किया। ठीक है। परमाणु सेम है बट उन्हीं दो परमाणु से 4-5 यौगिक बन जाता है। अब ऐसे तत्वों का या ऐसे यौगिकों का नाम हम लोग कैसे करते हैं और नामकरण कैसे करते हैं, आओ इसको देखिए जरा। यहाँ पर नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड है, NO, NO2, N2O, N2O3, N2O4, N2O5। इसका नाम क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने कहा, अगर परमाणु एक है तो मोनो लगाते हैं, 2 है तो डाई लगाते हैं, 3 है तो ट्राई लगाते हैं, 4 है तो टेट्रा लगाते हैं, 5 है तो पेंटा लगाते हैं। ये तभी लगाते हैं जब दो ही परमाणु, 2 या 2 से अधिक समान परमाणु मिलकर के एक से अधिक यौगिक का निर्माण करता है। अगर एक ही यौगिक है तो फिर पेंटा डाई लगाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के 1, 2, 3, 4, 5 यौगिक बन रहा है, तो यहाँ पर नामकरण तो करना पड़ेगा। पहला देखो यहाँ से NO है, तो N के लिए सिंपल क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन। ठीक है। और O चूंकि एक है तो यहाँ पर मोनो ऑक्साइड, मोनो होगा, और चूंकि ऑक्सीजन है तो यहाँ पर हम ऑक्साइड। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर यहां पर हमने कहा NO2 का नाम क्या होगा, N का होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। और O2 का यहां पर होगा यहां पर डाइऑक्साइड, O2 का होगा यहां पर डाइऑक्साइड। अब देखो N2O का क्या होगा, तो N2 को क्या लिखेंगे, चूंकि नाइट्रोजन दूगो है तो डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। और यहां पर है मोनो, ऑक्सीजन एक है और सिंगल है तो इसको बोलेंगे मोनो ऑक्साइड। ये हो गया हमारा डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब यहां पर देखो अगला है N2O3, तो यहां पर नाइट्रोजन 2 है तो डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। और O3 है, O3 के लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड। आगे देखेंगे यहां पर नाइट्रोजन 2 है तो डाई नाइट्रोजन होगा, डाई नाइट्रोजन होगा। और ऑक्सीजन 4 है तो टेट्रा ऑक्साइड हो जाएगा, टेट्रा ऑक्साइड लिखो, टेट्रा ऑक्साइड हो जाएगा। फिर से देखेंगे N2O5, N2O5 डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। और ये है O5 पेंटा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन यहां पर पेंटा ऑक्साइड। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन के बारे में बहुत सारा कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा क्लियर हो गया होगा, और इससे ज्यादा आई होप 10th में जरूरत नहीं है। कुछ और कंपाउंड के बारे में चर्चा करते हैं, आओ जरा। और जो सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड है हेलोजन ग्रुप का, तो हेलोजन ग्रुप के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। हेलोजन ग्रुप किसको बोलते हैं, आ जाओ जरा। यहां पर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यहां पर ये जो 4 है ना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इसके कंपाउंड का नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, और जरा इसके बारे में बात करें। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड यानी कि यौगिकों को देखा है, साथ ही साथ उसके नामकरण को देखा है कि उसका नामकरण कैसे कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ और कंपाउंड, कुछ और यौगिक है ना, उसका देखते हैं नामकरण कैसे कर सकते हैं। देखो जरा ध्यान से देखना, अभी जो हम यौगिक का नामकरण करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखना।
H लगने से हाइड्राइड बनता है, F लगने से फ्लोराइड बनता है, Cl लगने से क्लोराइड बनता है, और Br लगने से ब्रोमाइड, I लगने से आयोडाइड बनता है। इसका मतलब क्या है जरा समझ। ये जब भी आएगा तो अंत में ही आएगा, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जब भी तुमको दिखेगा तो अंत में ही दिखेगा। ठीक है। अब अगर यहां पर पहले उदाहरण की बात करेंगे, ये है हमारा प्रश्न, यहां पर HBr क्या लगा हुआ है, HBr लगा हुआ है। तो H से क्या होता है जरा बताना। H से होता है हाइड्रोजन, तुमने संकेत में पढ़ा है, H से होता है हाइड्रोजन। और Br का क्या होता है देखना जरा, Br का होता है ब्रोमाइड। तो यहां पर लिखेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड। समझ में आ गया, एकदम आसान है। NaCl, तो Na को क्या बोलेंगे, Na को हम लोग बोलते हैं सोडियम। और Cl को देखना जरा, यहां पर क्या बोलते हैं, Cl को बोलते हैं, किधर गया, Cl को बोलते हैं क्लोराइड। तो ये हो गया तुम्हारा सोडियम क्लोराइड। तो देखो बिल्कुल आसान करना और नामकरण लिखना। ठीक है, आगे देख, आगे है MgCl। तो Mg का तो मैग्नीशियम लिखेंगे, Mg का तो हम लोग मैग्नीशियम लिखते हैं, Mg का क्या होगा, मैग्नीशियम। ध्यान से देखना, यहां पर Cl2 लगा हुआ है, हमने बताया है बाबू, अगर Cl2 है, Cl2 है तो डाई लगाएंगे, डाइक्लोराइड लगाएंगे, नहीं लगाएंगे डाइक्लोराइड। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने कहा अगर मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन का एक और कंपाउंड बनता ना, तब यहां पर डाइक्लोराइड लगा सकते। अगर बनता MgCl और MgCl2, तो हो सकता है कि दोनों का नामकरण हमको अलग करना पड़ता। बन तो रहा है हमारा एक ही, MgCl2 बन रहा है। इस स्थिति में यहां पर सिर्फ हम मैग्नीशियम क्लोराइड ही नाम रखेंगे। एल्यूमिनियम Al है ना, Al एल्यूमिनियम है, और Cl3 लगाए तो सेम जो बात हमने बताया, चूंकि तो क्लोरीन का एल्यूमिनियम के साथ एक ही कंपाउंड बनता है, इसलिए Al का एल्यूमिनियम लिखेंगे, एल्यूमिनियम हो जाएगा, और Cl का क्लोराइड हो जाएगा, तो ये बन गया तुमको एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसी तरह से यहां पर कॉपर क्लोराइड, ये क्या बन जाएगा, कॉपर, Cu से कॉपर और Cl2 से क्लोराइड। ठीक है, फिर है AgCl। Ag क्या होता है, सिल्वर होता है, तो Ag हो गया सिल्वर, और Cl हो गया तुम्हारा क्लोराइड, तो ये हो गया AgCl। आगे देखो AgBr, Ag से सिल्वर हो गया, और Br का देखना यहां पर क्या है, ब्रोमाइड, सिल्वर Br। इस तरह से सीखने के बाद होता क्या है ना, कि लंबे समय तक याद रहता है। डायरेक्टली क्या कर सकते हो, नाम कहीं से लोगे और देख लोगे। बट यहाँ पर बाय रीजन कि अगर हमारे पास अब इसमें कोई कंपाउंड नहीं है, जैसे कि यहाँ पर हमने BaCl2 को नहीं लिया है, BaCl2 को नहीं लिया है, इसमें नहीं लिया, अब तुम्हारे सामने आ गया, तो अब तुमको एक बात पता तो चल रहा है ना, Ba होता है बेरियम, होता है बेरियम, और Cl लगा है तो मतलब लिख देंगे क्लोराइड, तो ये हो गया तुम्हारा बेरियम क्लोराइड। इस प्रकार से तुम अगर तुम्हारे सामने कोई कंपाउंड आ भी जाता है तो तुम उसका नामकरण कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते, कर सकते हो। चलो, तो आओ जरा देखिए कुछ और कंपाउंड का नामकरण जो कि हम लोग बेसिकली करते हैं, किस आधार पे करते हैं, और जरा यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर तुमको दिख रहा है KOH, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस, LiOH और MgOH का होल ट्वाइस। अब इसका जो नामकरण करेंगे, अगर हमारे सामने अगर पूछा गया कि भाई इसका नाम बता दो, वो इसका नाम बता दो, तो कैसे बता पाएंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले इस तरह का अगर जितने भी कंपाउंड आएगा, सबसे पहले तो देखो इसमें क्या है, एक तो धातु है हमारा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, लिथियम, मैग्नीशियम, ये तो धातु है। धातु का नाम जैसे का तैसा रखना है, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं करना है। ठीक है, हमने कहा कि सोडियम यहां पर लिखेंगे, इसके नाम में के है तो सोडियम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Na है तो के है तो पोटासियम होगा, नॉट सोडियम, तो ये होगा पोटासियम। ठीक है, यहां पर Na है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे सोडियम, यहां पर Ca है तो इसके लिए लिखेंगे कैल्शियम,
है तो इसके लिए लिखेंगे बेरियम, Al है तो इसके लिए लिखेंगे एल्यूमिनियम, Li है तो इसके लिए लिखेंगे लिथियम, और Mg है तो इसके लिए मैग्नीशियम। OH खोजिए हम यहां से कि हमारे पास OH है कहां पर, देखना ध्यान से देखना, कहीं पर तो होगा OH। कहां है OH? तो OH को बोलते हैं हम लोग हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रा ऑक्साइड। तो बस तुमको करना यह है कि OH है तो K का तो सोडियम पोटासियम लिख दिया हमने, यहां पर बस जोड़ देना हाइड्रा ऑक्साइड। क्या हो गया? ये हाइड्रा ऑक्साइड। यहां पर Na का तो सोडियम हमने लिखा, OH का हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा, हाइड्रा ऑक्साइड हो गया। Ca का कैल्शियम तो लिखा जा चुका है, OH का बस हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा। Ba का हमने बेरियम लिख दिया है, OH का होल ट्वाइस है, तो यहां पर ये मत लगाना कि डाई हाइड्रा ऑक्साइड नहीं लगेगा बाबू, क्योंकि तो बेरियम के साथ एक ही हाइड्रा ऑक्साइड का कंपाउंड बनता है OH आयन का, इसलिए लिखेंगे बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड। OH है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड हो गया। इसी तरह से लिथियम है, OH है तो लिथियम हाइड्रा ऑक्साइड हो गया, हाइड्रा ऑक्साइड। और लास्ट में हमारा MgOH का होल ट्वाइस, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा नामकरण। अब अगर OH वाला अगर कोई कंपाउंड आता है तुम्हारे सामने में, बोल दिया जाए इसका नाम बता दो क्या है, तुम आसानी से नहीं बता दोगे क्या? बता दोगे ना? चलो आगे देखें। तो यहां पर हमको आगे देखना है कार्बोनेट से रिलेटेड सूत्र। अब कार्बोनेट क्या होता है समझो, जिस भी धातु के अंत में हमारा CO3 लग जाता है तो वो हमारा कार्बोनेट। तो अगर हमारे पास कार्बोनेट का कंपाउंड है तो किस प्रकार से उस कंपाउंड का हम लोग नामकरण करेंगे? और जरा देखिए, बिल्कुल आसान है, देखेंगे। यहां पर देखो, पहले तो धातु है, सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरियम है, एल्यूमिनियम है और कॉपर है। तो इसके नामकरण में सबसे पहले धातु का ही नाम आएगा। Na है तो यहाँ पर सोडियम हो जाएगा, Li है तो यहाँ पर लिथियम हो जाएगा, K2 है तो इसका पोटेशियम है तो यहाँ पर पोटासियम लिख देंगे, ठीक है। Mg है तो यहाँ पर मैग्नीशियम लिखेंगे, यहाँ पर कैल्शियम लिखेंगे, Ca का कैल्शियम हो गया, Ba का यहाँ पर बेरियम हो जाएगा, Al है तो यहाँ पर एल्यूमिनियम लिखेंगे, Cu को यहाँ पर कॉपर लिखेंगे। अब देखना जरा ध्यान से, क्योंकि सब में कार्बोनेट लगा है, और एक बात ध्यान देना कि किसी किसी में क्या है ना, जैसे एल्यूमिनियम में 2 लगा है और कार्बोनेट में यहाँ पर 3 लगा है, CO3 में क्या लगा है? 3। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्राई कार्बोनेट कर देंगे, कुछ नहीं करना है बाबू, सिंपल सा नाम लिखना है, धातु का नाम लिखो, कार्बोनेट जोड़ दो, बन गया। यहाँ पर Na2CO3 है, सोडियम है, यहाँ पर कार्बोनेट जोड़ेंगे, कोई भी और चीज हमको नहीं जोड़ने की जरूरत है। लिथियम है, CO3 लगा हुआ है, कार्बोनेट जोड़ देंगे, लिथियम कार्बोनेट हो जाएगा। पोटासियम है, CO3 लगा हुआ है तो यहाँ पर पोटासियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। MgCO3 है तो मैग्नीशियम है, CO3 लगा, कार्बोनेट हो गया ये। देन CaCO3 है तो कैल्शियम है और इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा कार्बोनेट। BaCO3 है तो Ba का बेरियम हो गया, लास्ट में CO3 है जिसके लिए लिखेंगे कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। Al2CO3 का होल्थराइस है तो Al का एल्यूमिनियम और CO3 का हो गया हमारा यहाँ से कार्बोनेट, ठीक है। देन CuCO3 है तो Cu का कॉपर हो गया, CO3 का यहाँ पर हो गया हमारा कार्बो। तो इसी प्रकार से तुम्हारे सामने अगर CO3 वाला कंपाउंड आता है, क्या तुम नाम बता दोगे? बिल्कुल बता देना चाहिए तुमको, इतना अखबार है ना, दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और कंपाउंड, उसके नाम। आगे हम यहाँ पर देखने वाले हैं नाइट्राइट के कंपाउंड को, यानी कि नाइट्राइट के यौगिकों को। हम नाइट्राइट का यौगिक बनता कैसे? किसी भी अगर धातु के अंत में नाइट्राइट लगा हुआ है, लगा हुआ है,
उसको हम लोग नाइट्राइट का कंपाउंड बोलेंगे। और इसका नामकरण कैसे करेंगे आओ जरा देखते हैं, बिल्कुल आसान है। देखो सब में तुमको धातु नजर आ जाएगा, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, आयरन। तो धातु तो सब में नजर आ रहा है। और धातु सबसे पहले नामकरण करने के लिए, इसका नाम लिखने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, धातु का ही नाम लिखना पड़ेगा। तो जैसे Li है तो Li का नाम क्या है हमारा, लिथियम, तो ये हम सबसे पहले लिखेंगे लिथियम। देन हमारे पास Na है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सोडियम। इसके बाद Ca है तो इसका नाम हो जाएगा हमारा कैल्शियम। और Mg है तो इसका नाम हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम। Al है तो इसका नाम हमको पता है, Al का होता है एल्यूमिनियम। देन हमारे पास है Fe, इसका होता है आयरन। उसके बाद हमारे पास फिर से Fe, तो आयरन ही लिखेंगे, दो बार हमारा Fe आया है। अब सारे जो हमने धातु का नाम तो लिख लिया जो पहले लिखा हुआ था, अब सब में NO2 लगा हुआ है। हमको यहाँ पर इससे बहस नहीं है कि यहाँ पर 2 लगा है, यहाँ पर 2 लगा है, यहाँ पर 3 लगा, यहाँ पर 3 लगा, इससे हमको बहस नहीं है। सब में 2 लगा है ना, जब सब में NO2 लगा हुआ है तो यहाँ पर सिंपली हमको नाइट्राइट लिखते हुए चले जाना है। तो LiNO2 क्या होगा, लिथियम नाइट्राइट। ठीक है। फिर NaNO2 तो ये होगा सोडियम नाइट्राइट, नाइट्राइट। देन CaNO2 का होल ट्वाइस तो ये होगा कैल्शियम नाइट्राइट। देन हमारे पास है MgNO2 का होल ट्वाइस तो ये होगा मैग्नीशियम नाइट्राइट। AlNO3 का NO2 का होल ट्वाइस तो ये एल्यूमिनियम और NO2 लगा हुआ है तो इसका होगा। चलो FeNO2 का होल ट्वाइस है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर 2 लगा है, यहाँ पर 3 लगा है। 2 लगा है तो यहाँ पर लिखेंगे आयरन 2 नाइट्राइट। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, आयरन 2 नाइट्राइट। अब ये क्यों हो रहा है, ये हम आगे वाले चैप्टर में, अगले वीडियो में जब बात करेंगे रासायनिक सूत्र के बारे में, रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे, तो वहां पर हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये हमारा आयरन 2 क्यों लगता है। तो ये हो गया नाइट्राइट। देन यहाँ पर 3 लगा हुआ है तो आयरन 3 नाइट्राइट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आयरन 3 नाइट्राइट। ये हो गया। देखा कि नाइट्राइट का कंपाउंड किस प्रकार से बनता है। ठीक है, कुछ और कंपाउंड हम देख लेते हैं, क्योंकि वो अगर 9th 10th की बात कर रहे हो तो इतने कंपाउंड तुमको पता होने चाहिए। अगर तुम्हारे बुक में आ जाए तो तुम इजीली गेस कर पाओ, समझ पाओ, गेस क्या बता पाओ भाई ये कौन सा कंपाउंड है हमारे सामने। क्योंकि बुक में हो सकता है कई बार विथ नेम लिखा होता है, नाम के साथ लिखा होता है, कई बार सिर्फ कंपाउंड लिखे होते हैं और कई बार सिर्फ नाम ही लिखा होता है। तो अगर ये तुमको पता है, अगर MgNO2 का होल ट्वाइस आ गया तो तुमको पता है मैग्नीशियम नाइट्रेट है, या मैग्नीशियम नाइट्रेट नाम आ गया तुमको पता है ये MgNO2 का होल ट्वाइस है। तो ये पता होना चाहिए तुमको अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। और पीछे तुमने बातें छोड़ी है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 9th कक्षा में अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये देखने की जरूरत ही नहीं थी। अगर 9th कक्षा में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ये तुमको देखना पड़ेगा। तो आगे हमारे पास कुछ और कंपाउंड है आगे। इससे पहले हमने देखा अगर धातु है और धातु के साथ अगर NO2 जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग लिखते हैं नाइट्राइट। NO2 जुड़ा हुआ है इसको हम लिखते हैं नाइट्राइट, धातु का नाम प्लस नाइट्राइट। ठीक है, अब यहाँ पर धातु है, अगर NO3 जुड़ा हुआ है तो धातु के साथ हमको नाइट्रेट लिखना पड़ता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बेरियम, कॉपर। तो ये सब कुछ उदाहरण हमारे पास है। सब में NO3 तुमको नजर आ रहा होगा। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे आओ जरा। सबसे पहले बोला जा रहा है बाबू धातु का नाम लिखना है। Li है तो यहाँ पर लिखेंगे लिथियम, Li का हो जाएगा हमारा लिथियम। देन हमारे पास यहाँ पर Na है तो Na का हमारा हो जाएगा सोडियम। देन इसके बाद हमारे पास K है तो Ka का हो जाएगा हमारा पोटासियम। इसके बाद हमारा Mg है तो Mg का हमारा हो जाता है मैग्नीशियम। Ba का बेरियम हो जाता है जैसा कि तुमको पता है। Cu का कॉपर हो जाता है। फिर Cu है तो Cu का कॉपर हो जाएगा। फिर Fe है, Fe का आयरन होगा। और फिर से Fe है तो यहाँ पर ये हो जाएगा आयरन। अब चूंकि सबके अंत में नाइट्रेट लगा हुआ है, NO3 लगा हुआ है, तो यहाँ पर नाइट्रेट हम जोड़ते चले जाएंगे। LiNO3 तो ये होगा लिथियम नाइट्रेट। हमने देखा कि NO2 लगा है तो नाइट्राइट लिखते हैं, NO3 लगा हुआ है तो नाइट्रेट लिखते हैं। तो यहाँ पर NaNO3 है तो सोडियम नाइट्रेट।
हमारे पास KNO3 है तो पोटेशियम नाइट्रेट। यहां पर हमारे पास MgNO3 का होल ट्वाइस है मैग्नीशियम नाइट्रेट। यहां पर हमारे पास BaNO3 का होल ट्वाइस है बेरियम नाइट्रेट। यहां पर हमारे पास CuNO3, देखो Cu दो है, Cu दो है, यहां पर Cu दो है, यहां पर देखो क्या लगा है, कुछ नहीं लगा है, तो मतलब एक लगा हुआ है। एक लगा हुआ है मतलब कॉपर एक नाइट्रेट क्यों होता है, आगे हम बात करने वाले हैं। जब वैलेंसी के बारे में बात करेंगे, आगे कंपाउंड बनाने के बारे में बात करेंगे तो वहां बात करेंगे, ठीक है। देन कॉपर दो, यहां पर देखो दो लगा है, इसका मतलब इसको लिखेंगे कॉपर दो नाइट्रेट। बस अभी इतना समझते चलो। FeNO3 का होल ट्वाइस है तो यहाँ पर आयरन टू नाइट्रेट, ये लगा हुआ है दो तो आयरन टू नाइट्रेट। यहां पर तीन लगा हुआ है, Fe है तो आयरन थ्री नाइट्रेट। तो इस तरह से हमने देखा नाइट्रेट अगर किसी भी धातु के अंत में NO3 जुड़ा हुआ है तो उसका नामकरण हम लोग कैसे इजीली कर सकते हैं। और भी कुछ कंपाउंड है, क्योंकि देखो हम क्या चाहते हैं कि तुम लोग इतना सीख लो कि कम से कम बुक खोलो तो तुमको कंपाउंड का नाम खोजना ना पड़े। कंपाउंड का नाम तुमको पता होना चाहिए। अगर लिखा हुआ है सोडियम नाइट्रेट, तुमको पता होना चाहिए कि केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। यदि केमिकल फॉर्मूला दिया है, तुमको पता होना चाहिए कंपाउंड का नाम क्या है। जितना अगर तुम करते हो ना, हो सकता है 1 घंटा का हो ये पूरा का पूरा लेक्चर, अगर इसको तुम देखते हो तो निश्चित तौर पर क्या होगा, इतना तो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। फिर आता है रिवीजन की बात, तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार तुम देख लेते हो तो फिर हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आधा से ज्यादा बात तो आ जाएगा, बट इतना जल्दी समझ में बातें आती है रिवीजन नहीं करने के बाद, उतना ही जल्दी दिमाग से चली भी जाती है। इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है।